नमस्कार। धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हुए एक बार फिर से आप सभी के समक्ष धारा जीएस के डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम हर दिन का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं किस तरीके से, एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं एमसीक्यू के सहारे, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देखते रहते हैं। तो चलिए आज का सीरीज शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर, नियुक्ति को लेकर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? Who has been appointed as the 26th Chief Election Commissioner of India? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर राजीव कुमार, निपेंद्र मिश्रा जी, ज्ञानेश कुमार जी, सैयद अकबरुद्दीन जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार जी को 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन वाला फॉर्मेट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आखिर कौन है ज्ञानेश कुमार जी? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर उससे रिलेटेड डेटा दिए हुए हैं, जानकारी दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहली बात कि ज्ञानेश कुमार जी 1988 के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। रिटायर होने के बाद 15 मार्च 2024 को इन्हें इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया था। क्लियर है? अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये अभी बने हैं, लेकिन आज से एक साल पहले, लगभग एक साल पहले इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया था। चीफ अभी हुए हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद ही ये पोस्ट इनको ऑब्वियसली मिल सकता है। तो 1988 बैच के ये केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। रिटायरमेंट होने के बाद ये यहां पर नियुक्त हो गए, इलेक्शन कमिश्नर बन गए, और अब इन्हें प्रमोट करके इनकी नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर कर दी गई है। अब जो कि इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है, तो कब तक चलेगा इनका कार्यकाल? तो इनका कार्यकाल चलेगा 26 जनवरी तक। कौन से 26 जनवरी तक? 2029 के 26 जनवरी तक। और जब इनका कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद ही अगला लोकसभा चुनाव भी होगा, उसका ऐलान होगा। ठीक है, इनकी नियुक्ति किस डेवलपमेंट की वजह से हुई है? तो इनसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार जी, उनका कार्यकाल खत्म हुआ। कब खत्म हुआ? 18 फरवरी को। तो ये अनिवार्य बन जाता था कि हमें अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत थी, और 19 तारीख को इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। ये इलेक्शन कमिश्नर का प्रेस नोट है, जिसमें यही बात बताई जा रही है कि श्री ज्ञानेश कुमार टुडे अस्यूम चार्ज एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे ही ये पदभार ग्रहण करते हैं, इनका सबसे पहला संदेश देश के मतदाताओं के लिए आता है। जरा उस पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। क्या कहते हैं ये कि आफ्टर अज्यूमिंग चार्जेस ऑफ सीईसी, श्री ज्ञानेश कुमार इन हिज मैसेज टू द वोटर्स, किसे? वोटर्स को, मतदाताओं को। क्या कहा इन्होंने ये कहा कि फर्स्ट स्टेप फॉर नेशन बिल्डिंग इज वोटिंग। राष्ट्र निर्माण के लिए जो सबसे पहला कदम है वो क्या है? मत देना, वोट देना। और हर सिटीजन एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज बीन कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल कंप्लीट किया हुआ हर भारतीय, उसको क्या करना चाहिए? उसको इलेक्टर बनना चाहिए, और हमेशा क्या करना चाहिए? वोट देना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा भी है कि हमारे देश के जो ये इलेक्शन सिस्टम है, उसमें बहुत बड़ा ये कंसर्न रहा है कि जितने भी वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र तक पहुंचते नहीं हैं, और इस वजह से वोटिंग परसेंटेज लगभग कम ही रहती है। और लगातार सरकार और इलेक्शन कमीशन कई ऐसे प्रयास करते रहती है जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपना मत दें, और इस डेमोक्रेसी को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज इन्होंने दिया है किसे? देश के मतदाताओं को। ठीक है, अब इस नियुक्ति से जुड़ी हुई एक और बात न्यूज में चल रही है, जो शायद अभी चलते ही रहेगी। वो है इनके गठन की प्रक्रिया को लेकर। देखिए, इनका जो गठन किया गया है वो 3 सदस्यीय समिति के द्वारा किया गया है, जिसको चेयर कौन कर रहे थे? चेयर कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो 3 सदस्यीय चयन समिति है, इसमें तो एक मोदी जी थे, एक अमित शाह जी थे, और एक थे लीडर ऑफ अपोजिशन, अर्थात कौन? राहुल गांधी जी। अब ये जो 3 सदस्यीय समिति है, इसमें राहुल गांधी जी का ये कहना था, या फिर आप ये कहिए ऑपोजिशन का ये कहना था, कि कुछ समय पहले तक इस सदस्यीय चयन समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ कानून में बदलाव किए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन समिति से हटा दिया गया। अब इस
घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई तरह के क्या किए गए हैं, अपील किए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को उस अपील पर सुनवाई कर रही थी। तो राहुल गांधी जी का यही कहना था कि एक दिन और रुक जाओ, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, अपील है आपके इस चयन समिति को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट एक बार अपना निर्णय ले ले। हो सकता है कि आप जो ये चयन समिति बना रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ अलग मत आए और फिर आपका ये जो पूरा नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो सब धरा का धरा रह जाए। और इस कारण से ये जो घटना है वो न्यूज में बनी हुई थी। लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया क्यों गया है, और अगर हटाया भी गया है तो इस चयन समिति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में अपील हुए हैं उस अपील का कम से कम रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद नियुक्ति करते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं। ज्ञानेश कुमार जी के नाम को आगे बढ़ाया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना मुहर लगा दिया, और 18 फरवरी को यह हुआ और 19 फरवरी को इन्होंने अपने पदभार को ग्रहण करके देश के मतदाताओं के लिए अपना एक संदेश भी दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? आदि महोत्सव 2025 जो कि नई दिल्ली में हो रहा है, चल रहा है अभी, उसका उद्घाटन किसने किया? 4 ऑप्शन हैं, द्रौपदी मुर्मू जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने और अमित शाह जी ने। तो इसका सही जवाब क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है भाई ये आदि महोत्सव, कहां आयोजित किया जा रहा है, कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो चलिए बात करते हैं। ये जो आदि महोत्सव है ये 16 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। क्लियर है? इसकी शुरुआत कब हुई? ऑब्वियसली 16 फरवरी को। अब इस आदि महोत्सव में क्या किया जा रहा है? तो देश के लगभग 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 600 से अधिक जनजाति कारीगर इसमें आ रहे हैं महोत्सव में। 500 से अधिक प्रदर्शनकारी कलाकार आ रहे हैं इस महोत्सव में, और 25 खाद्य स्टॉल भी शामिल है इस महोत्सव में। एक तरह से आप ये समझिए कि ये जो आदि महोत्सव है जो कि आयोजित किया जा रहा है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, ये महोत्सव का उद्देश्य क्या होगा? इस महोत्सव का उद्देश्य होगा हमारे देश की जो जनजातीय उद्यमिता है, जो कि शिल्प, संस्कृति और व्यंजन और वाणिज्य को लेकर उनमें जो खास बात है उसको एक मंच देना, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए ये आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, और अभी ये चल ही रहा है। 16 तारीख से चल रहा है और 24 तारीख तक चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला टॉपिक पर चलते हैं। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जनिक सिनर को वाडा द्वारा कितने महीने के लिए निलंबित किया गया है? वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर जनिक सिनर हैज बीन सस्पेंडेड बाय वाडा फॉर हाउ मेनी मंथ्स? इसका सही जवाब क्या है? 3 महीना। चलिए समझते हैं पूरी बात क्या है। देखिए, वैसे तो वाडा बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रतिबंधित करते रहती है, लेकिन ये वाली घटना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर बात हो रही है विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के जनिक सिनर के बारे में। जनिक सिनर आपको पता होगा 2024 में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जीतने वाले खिलाड़ी थे। इवन इस साल 2025 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसके भी विजेता कौन रहे? जनिक सिनर रहे। तो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है और उन पर प्रतिबंध लगा है। किसके द्वारा? वाडा के द्वारा। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये एक प्रकार की ऐसी संस्था है, सरकारी संस्था है, मतलब बहुत सारे बहुपक्षीय सरकार इसमें सदस्य हैं। इस संस्था का काम यह है कि खेलों में प्रतिबंधित दवाओं के सेवन पर रोकथाम लगाना। तो कई ऐसे प्रयास ये करते रहती हैं कि खिलाड़ी जो है क्या ना करें, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा एज ना ले जीतने के लिए किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी खेल में। अब आरोप लगा जनिक सिनर साहब के ऊपर। आरोप लगने के बाद बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे डायलॉग्स एक्सचेंज हुए, और उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि इन पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया वाडा के द्वारा। और इस तरह से 9 फरवरी से लेकर 4 मई 2025 तक की टेनिस नहीं खेलेंगे।
अब जो कि ये टेनिस नहीं खेलेंगे तो इस अवधि में कुछ बड़े टेनिस प्रतियोगिता होने वाले हैं, जैसे कि मियामी, मोंटे कार्लो और मैड्रिड मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट। तो इस अवधि में ये टूर्नामेंट होंगे और इन पर लगा हुआ है प्रतिबंध, तो जाहिर सी बात है कि ये उसमें नहीं खेल पाएंगे। लेकिन जो अगला ग्रैंड स्लैम होने वाला है मई जून में, फ्रेंच ओपन, तब तक ये क्या होंगे, उपलब्ध हो जाएंगे और फ्रेंच ओपन में खेलेंगे। आपको पता ही होगा कि टोटल 4 ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद आपका होगा ये फ्रेंच ओपन, फिर होगा विंबलडन और साल के अंत में होता है यूएस ओपन। तो अभी एक तो जो ग्रैंड स्लैम है उसमें इन्होंने खेला, इन्होंने जीता भी, अगले ग्रैंड स्लैम तक ये आ जाएंगे ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स समिट 2025? ऑप्शन क्या है? रशिया, ब्राजील, चीन और भारत। तो रशिया नहीं है भाई, सही जवाब क्या होगा? ब्राजील। अब इसके लिए तो औपचारिकता ही है, क्योंकि यहां पर आप देख ही रहे हैं ब्राजील 2025 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ब्रिक्स पर बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स क्या है भाई? तो ब्रिक्स कुछ देशों का समूह है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है कंटेंट। एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि हमारा ऐसा प्रयास है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए करंट अफेयर उपयोगी हो, इसलिए दोनों ही भाषाओं को बराबर से यहां पर रखा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर और भी किसी प्लेटफॉर्म से। बाकी आप टेलीग्राम चैनल में जाकर इन सारे कंटेंट के पीडीएफ को वहां से अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्राजील विल होस्ट द ब्रिक्स समिट इन रियो डी जेनेरियो, जो कि कब से कब तक होगा? 2 दिन होगा, जुलाई में 6 और 7 तारीख को। ठीक है, ब्रिक्स का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ है 2009 में। जब गठन किया गया तो कौन से देशों के साथ, कौन से देशों ने गठन किया? तो एक तो हो गया ब्राजील, फिर हो गया रशिया, फिर तीसरा हो गया इंडिया और चौथा हो गया कौन? चाइना। तो यहां ब्रिक तक तो हो गया था, लेकिन 1 साल बाद इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ता है और यह ब्रिक बन जाता है ब्रिक्स नेशन। लेकिन अभी वर्तमान में इस ब्रिक्स नेशन में टोटल कितने सदस्य हो चुके हैं? 11 सदस्य हो चुके हैं। ये तो थे ही, इसके अलावा कौन से देश और जुड़ गए आगे चलकर? सऊदी अरेबिया जुड़ गया, इजिप्ट जुड़ गया, यूएई जुड़ गया, इथोपिया जुड़ गया, ईरान और इंडोनेशिया भी जुड़ गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट जब ब्रिक्स समिट को लेकर होगा तो ज्यादा डिटेल में तब देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज कोमोडो 2025 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? एक्सरसाइज कोमोडो 2025 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस आर इंडोनेशिया, रशिया, फ्रांस एंड मलेशिया। तो इसका सही जवाब क्या है? इंडोनेशिया के द्वारा किया जाता है। तो चलिए इस पर भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है भाई ये एक्सरसाइज कोमोडो? सबसे पहली बात, ये एक्सरसाइज कोमोडो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इंडोनेशिया के द्वारा किया जाता है, तो स्पेसिफिकली आप क्या बोलेंगे? इंडोनेशियन नेवी के द्वारा, इंडोनेशिया के नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई है 2014 में, और ये है क्या? नॉन कॉम्बैट मल्टीलेटरल नेवल ड्रिल, गैर लड़ाकू बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। लड़ने वाला नहीं है, नॉन कॉम्बैट है, गैर लड़ाकू वाला अभ्यास है ये। ठीक है, इस साल का जो थीम है, 2025 का जो थीम है इस अभ्यास कोमोडो के लिए, वह थीम क्या है? शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। अब जैसा कि आपको पता ही है कि इंडोनेशिया भी क्या है? समुद्री मतलब समुद्र में स्थित ये एक देश है, आइलैंड कंट्री है एक तरह से बोलिए, लेकिन कोई एक आइलैंड नहीं है, हजारों की संख्या में आइलैंड जुड़कर इंडोनेशियन कंट्री कहलाते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि भारत भी समुद्री सीमा साझा करता है, इंडोनेशिया भी समुद्री सीमा साझा करता है, और ऐसे सभी वह देश जो समुद्री सीमा साझा करते हैं वो लगभग लगभग इस एक्सरसाइज कोमोडो में शामिल होते हैं और आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं रीजनल सिक्योरिटी के लिए आपस में। ठीक है, कितने देश इस एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं? 39 कंट्रीज। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या इंडिया शामिल हो रहा है? हाँ, इंडिया शामिल हो रहा है, और इंडियन नेवी का INS शार्दुल और P-81 एयरक्राफ्ट
वो ऑलरेडी बाली में है, इंडोनेशिया में, जो कि इस कोमोडो एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? द सिक्स्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन is conducted between India and which country? Options are Japan, France, Russia and China and the right answer is Japan. चलिए अब थोड़ा सा इस पर भी हम लोग डिटेल देख लेते हैं, क्या है भाई कहानी। ये देखिए, इंडिया का झंडा और जापान का झंडा, भारतीय सैनिक इस तरफ और जापानी सैनिक इस तरफ। ठीक है, जिस तरह से एक्सरसाइज कोमोडो को आपने देखा था कि वो एक नेवी का एक्सरसाइज है, ठीक उसी तरह से ये वाला नेवी का नहीं है, ये किसका है? ये आर्मी का है। ठीक है, सबसे पहली बात तो कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है? छठवां संस्करण है धर्म गार्जियन, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान, भारत और जापान के बीच में, जो कि कहां पर होने वाला है और कब होने वाला है? तो कब होने वाला का जवाब है 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में ये एक्सरसाइज चलेगा। कहां चलेगा? तो जापान में चलेगा, माउंट फूजी में। ठीक है, माउंट फूजी और भी इंपॉर्टेंट मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम लोग कैलमिटीज के बारे में बात करते हैं, डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा डिजास्टर हुआ था यहां पर, इसके बारे में एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरा बताना, अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी तो खैर बात वही है कि ये एक्सरसाइज क्या करेगा, दोनों देशों के बीच में मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन को डेवलप करने में प्रमोट करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसीलिए ही किया जाता है इस तरह के अभ्यास। दो देश आपस में मिलकर किसी भी प्रकार का अभ्यास इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि आपस में कोऑपरेशन बढ़े, कोऑर्डिनेशन बढ़े, एक दूसरे की ताकत समझ में आए, देखा जाए कि हम एक दूसरे के कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं किसी भी मामले में, चाहे ट्रेनिंग का बात हो, चाहे हथियारों के सप्लाई की बात हो, और उसके बाद फिर बाकी के डेवलपमेंट भी आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। एक नया ब्रेन सेल खोजा गया है। ठीक है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड टाइप ऑफ ब्रेन सेल, जिसका नाम क्या है? ओवॉइड। अवॉइड नहीं करना है, क्या नाम है? ओवॉइड। ठीक है, पहचान स्मृति में भूमिका निभाना, टू प्ले रोल इन रिकॉग्निशन, मेमोरी, टू रेगुलेट ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, टू एनहांस सेंसरी परसेप्शन, नन ऑफ द अबव। सही जवाब क्या है? मेमोरी। ठीक है, तो ये जो नया सेल खोजा गया है, ये इकोनॉमिक टाइम्स के हेल्थ वाले सेक्शन का ये आर्टिकल है। रिसर्चर्स डिस्कवर अ न्यू टाइप ऑफ ब्रेन सेल दैट अलाउ यू टू रिमेंबर ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसे सेल की खोज की गई है, ऐसा दिखता है, ऐसा इमेज बनाया गया है। अब ऐसे आप खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, अलग अलग उपकरण से जब देखा गया तो ऐसा ये पाया जा रहा है। और यह जो सेल है, इसका काम क्या रहता है? इसका काम होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमेंबर, याद रखने में सहायता करता है। तो अब इस पर बाकी अब आगे की बात चलेगी, आगे की कहानी चलेगी। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं और अगला टॉपिक है Which organization has launched Project Waterworth, the world's longest undersea cable system? किस संगठन ने प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल प्रणाली का शुभारंभ किया है? मेटा है कि माइक्रोसॉफ्ट है कि अमेजन है कि गूगल है? और इसका सही जवाब क्या है? मेटा है। जरा समझते हैं, इसकी बात देखते हैं क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए, ये है भाई मार्क जकरबर्ग, और ये बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे दुनिया में 3 जो ओशियन है उसको कॉरिडोर बनाकर ग्लोबल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी को वो स्टेब्लिश करना चाहते हैं। 3 ओशियन देखा जाए तो यहां पर हो गया आपका पैसिफिक ओशियन, फिर ये हो गया इंडोनेशिया, और फिर ये हो गया अटलांटिक, और ये तो पैसिफिक है ही। अब यहाँ पे जो जॉइंट देखा जा रहा है कि भाई कैसे ग्लोबल कनेक्टिविटी ये करेंगे, तो अंडर सी, पानी के अंदर समुद्र है, समुद्र के अंदर अंदर केबल बिछाएंगे। कितना किलोमीटर लंबा ये केबल बिछने वाला है इस ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए? कहां गया यार, चलो नहीं दिख रहा है। 50,000 किलोमीटर। अच्छा, यहां पर 50,000 किलोमीटर। ठीक है,
किन किन देशों को कनेक्ट करेंगे? तो देखो भैया, ये यूएस है, यूएस के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, फिर यूएस। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यूएस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड देन यूएस। तो इतने देशों को ये जोड़ेगा, ये ग्लोबल कनेक्टिविटी वाला अंडर सी का केबल सिस्टम। कई जगहों पर लगभग 7000 मीटर तक नीचे से जाएगा ये केबल। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे चाइना डीप सी स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश कर रहा है 2000 मीटर के नीचे। ठीक है, वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है जहां पर साइंटिस्ट जाकर डीप सी पर रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे। लेकिन ये भी एक बहुत ही गहराई पर बनने वाला ही प्रोजेक्ट है, लेकिन यहां पर लोग नहीं जाने वाले हैं, यहां पर तार बिछने वाली है। ऑब्वियसली अब वो तार कैसे बिछाएंगे, लोग जाएंगे, कैसे होगा, वो समय के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑब्जेक्टिव यही है, उद्देश्य यही है इस सीरीज का। हम लोग क्या करते हैं, वीकली और मंथली करंट अफेयर पढ़ेंगे के चक्कर में बहुत सारा करंट अफेयर पाइलअप कर लेते हैं और आखिरी में हाथ पर फूल जाते हैं, समझ नहीं आता कि भाई क्या पढ़ें क्या छोड़े, कितना सारा हो गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा सोचा कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को अगर हम हर दिन डील करते जाए एग्जाम पर्सपेक्टिव, और एक जगह पर कंसाइज कंटेंट उपलब्ध करवा दिया जाए छात्रों को, तो उनको बहुत ही सहायता होगी। क्योंकि न्यूज चैनल में इतने सारे कंटेंट चल रहे हैं, किसको उठाओगे, किस न्यूज़पेपर से किसको काट के रखोगे, समझ नहीं आता। तो हर दिन 7-8 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव और सही मायने में देश के पर्सपेक्टिव में। तो वही 7-8 टॉपिक को अगर हम लोग देख लें, समझ लें, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो वो आखिरी में पाइलअप हुआ वाला करंट अफेयर हमें भयभीत नहीं करेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर सीरीज मैंने शुरू किया है। कमेंट सेक्शन पर आप मुझे बताएंगे कि इस सीरीज से आप लोग को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए, तो अब मैं कल मिलूंगा कल मिलूंगा नेक्स्ट कंटेंट को लेकर, अगले दिन के कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।